शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है। कांग्रेसी नेताओं के बयान पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई और कहा है कि ऐसे बयान इससे पहले कभी नहीं सुने गए। ऐसे बयान देश की लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ हैं। जनता की राय को नकारने जैसे हैं ये बयान अभिव्यक्ति की आजादी से कोसों दूर हैं। नतीजों पर पार्टी अध्यक्ष की राय अहम हो जाती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को मिलने का वक्त दिया है, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है और कांग्रेसी नेताओं के हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद जो बयान सामने आए हैं उस पर आपत्ति जताई गई है। आज 6 बजे इलेक्शन कमीशन से मिलेगा कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल और हमारे साथ पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पीयूष, बहुत तल्ख टिप्पणी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें एक तरह का ऑब्जेक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बयानों को लेकर जो हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद दिए गए। बिल्कुल समीर, देखिए लगातार जब चुनाव के नतीजे सामने आए और उसके बाद से जो कांग्रेसी नेताओं की तरफ से बयान दिए गए उसके जवाब में लगातार चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी और तब तल्ख टिप्पणियां नहीं की। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे का मसला सामने आया और ये सामने आया कि चुनाव के जो परिणाम हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं, तब चुनाव आयोग ने इस तरह की तल्ख टिप्पणियां जाहिर की हैं और स्पष्ट तौर पर उन्हें आमंत्रित किया है कि आप 12 सदस्यीय जो उनका प्रतिनिधिमंडल है वो आज शाम 6 बजे चुनाव आयोग से मिलेगा और जो भी उनकी शिकायतें हैं वो चुनाव आयोग के समक्ष रखेगा। चूंकि कल एक बार जयराम रमेश की तरफ से फिर से ये आरोप लगाया गया था कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, तो उस पर चुनाव आयोग ने फिर से जवाब दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और लगातार चुनाव आयोग इस पर जवाब दे रहा है। आज जब प्रतिनिधिमंडल मिल लेगा और संतुष्ट हो जाएगा उसके बाद इस बारे में चुनाव आयोग अपना जो स्पष्ट रुख है वो भी मीडिया के सामने जाहिर करेगा। शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। और हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में कलह और बढ़ गई है। हुड्डा खेमे को फ्री हैंड देने पर कांग्रेस का एक खेमा सवाल उठा रहा है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट के सामने कांग्रेस की रणनीति बिखर गई। इसके पीछे कांग्रेस का बड़ा तबका हुड्डा खेमे को जिम्मेदार मान रहा है। कांग्रेस में हुड्डा विरोधियों का कहना है कि कई मामलों में राहुल गांधी की सलाह भी नहीं मानी गई। लोकसभा में कांग्रेस को दलित, जाट और मुस्लिम का बेस वोट मिला था, मगर इस बार हुड्डा ने एक तरफा चलते हुए कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को दरकिनार कर दिया। उधर कांग्रेस के दलित जाट वोट में सेंधमारी के लिए इनेलो, बीएसपी और जेजेपी आजाद समाज पार्टी के गठबंधन तैयार हुए। ऐसे में राहुल गांधी ने भी वोटों का बिखराव रोकने के लिए गठबंधन की सलाह दी थी, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी से तालमेल नहीं किया तो दीपेंद्र हुड्डा ने समाजवादी पार्टी को कमलनाथ की तर्ज पर खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक एक वक्त बीजेपी में नाराज चल रहे राव इंद्रजीत को कांग्रेस में लाने का रास्ता साफ हो गया था, तब भी हुड्डा ने उनकी जरूरत को खारिज कर दिया। लिहाजा अहिरवाल में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। 14 दिन सैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान हवा दी थी तो दलित वोट हुड्डा के जाट नेतृत्व के नैरेटिव में बिखर गया। और हरियाणा में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया। सैलजा गुट के इन दोनों नेताओं ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार हुड्डा की गलत नीतियों की वजह से हुई। एक ही परिवार पहले 6 इलेक्शन लगातार हिसाब से अनिल विजय से हार चुका है। 6 इलेक्शन हारने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट दी उनको। चौधरी निर्मल सिंह जी को एक टिकट मिली। एक ही परिवार में 2 टिकट का ना कभी बात करी किसी ने, आला कमान ने ना हाई कमान ने बात करी। ऐसे है राहुल जी के पहुंचने के बाद ही मेरा काम तमाम हो गया। किसने कर दिया? किसने कर दिया? कौन इलेक्शन लड़ रहा था हरियाणा में? कांग्रेस नहीं लड़ रही, हुड्डा कांग्रेस। उन्होंने ये सोच लिया कि ये राहुल गांधी ने हमारे से पूछे बगैर डायरेक्ट असंध का प्रोग्राम कहते थे, तो मैं टारगेट पे आ गया। जो इलेक्शन लड़ रहा है
अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? ड्राइवर। तो ड्राइवर कौन था कांग्रेस का? बापू बेटा। तो वही जिम्मेदार है। जीत जाते तो उन्होंने गीत गाने थे, फिर भी हमने जिता दिया। अब आ रहे हैं तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हरियाणा में मिली हार पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस अंदरूनी कलह की वजह से हारी है। मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा ही मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी, और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? तो ये है असल। हरियाणा में शपथ समारोह दशहरे के बाद होने की संभावना जताई गई है। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है और नई सरकार के गठन पर मंथन किया। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार को लेकर कवायद तेज है। आज दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नायब सैनी को बधाई देते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसके बाद सीएम सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी नायब सैनी की मुलाकात हुई। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उन्होंने नई सरकार के गठन पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में दशहरे के बाद नई सरकार का शपथ समारोह होगा। सरकार के गठन पर सीएम सैनी ने कहा कि संसदीय बोर्ड इस पर फैसला करेगी। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस का भी घेराव किया। जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि हरियाणा के तीनों निर्दलियों ने बीजेपी को समर्थन दिया, तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिण हरियाणा के लिए नई सरकार में ज्यादा भागीदारी मांगी है। हरियाणा की जनता का, जनता जनार्दन का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने का जो आशीर्वाद हरियाणा की जनता ने दिया है। और आज प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मैं प्रदेश का अध्यक्ष और हमारे संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, हम आज अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए, शिष्टाचार भेंट करने के लिए, जो रिजल्ट आए हैं उसको बताने के लिए आज सबसे मिलने का आज प्रोग्राम है। हमारी बागड़ा भी जीती है, दादरी भी जीती है, तोशाम भी जीती है, भवानी खेड़ा भी जीती है। 10 साल तो हो ही गए, 15 साल तक हमारी सरकार अब रहेगी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। तो जब इन्होंने पार्टी की इतनी भारी मदद करी है तो पार्टी को भी इस एरिया की मदद करनी चाहिए। और हरियाणा में कांग्रेस की हार का यूपी उपचुनाव पर साइड इफेक्ट साफ नजर आ रहा है। आज समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही 5 सीटों की मांग के साथ गठबंधन के प्रस्ताव पर कांग्रेस को जवाब भी दे दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस उपचुनाव में 10 में से जो 5 सीटें चाहती थी, उनमें फूलपुर और मंझवा भी थी, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने आज अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए। सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस को देना चाहती है। समाजवादी पार्टी में गाजियाबाद सीट कांग्रेस को देने पर सहमति बनी है, सिर्फ गाजियाबाद की सीट। अगर कांग्रेस एक सीट पर मान गई तो ही गठबंधन हो सकता है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में परिवारवाद हावी है। सभी उम्मीदवार किसी बड़े नेता के रिश्तेदार हैं।
इस लिस्ट में शामिल है मैनपुरी की करहल सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई तेज प्रताप यादव, कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, फूलपुर से 3 बार विधायक रह चुके मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, कटहरी से मौजूदा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा और मिर्जापुर की मझवा सीट से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद। कांग्रेस उपचुनाव में 10 में से 5 सीट चाहती थी, जिनमें फूलपुर और मझवा भी थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने आज नाम घोषित कर दिए। सूत्रों से यह भी खबर है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट कांग्रेस को देना चाहती है। अगर कांग्रेस एक सीट पर मान गई तो गठबंधन जारी रह सकता है, नहीं तो सपा अकेले ही चुनाव में उतर सकती है। दरअसल हरियाणा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे भाव नहीं दिया। नतीजा आते ही सपा ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया। हरियाणा जीत के बाद पीएम का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार, हिंदू समाज में आग लगाती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने कहा, मुस्लिम धर्म में जाति क्यों नहीं देखती कांग्रेस, सिर्फ हिंदू धर्म में ही जाति देखती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस की नीति हिंदू जातियों को लड़ाने की है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। और मुंबई के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश को अच्छा बनाने के लिए हम सबको जागना होगा। हमको अच्छा बनना है, अपने देश को अच्छा बनना है, हम सबको जगना है, देश को जगाना है। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, ये हमारे सामने काम है। उसी के लिए पढ़ाई है, उसी के लिए जीवन है, उसी के लिए परिवार की सुरक्षा है, सब कुछ इसके लिए है। ये ध्यान में रखकर आज की स्पर्धा का हम विचार करें, परंतु आपस में जुड़ जाने की, दोस्ती करने की ये जो कला है, और ऐसी दोस्ती का उपयोग स्वार्थ के लिए न करते हुए देश के लिए करने की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण देश का और करने वालों का नाम दुनिया में अमर हो जाता है। महत्व होता है जीवन किस लिए जिए और जीवन कैसा जिए। 1857 में जो लड़े उस समय तो स्वतंत्रता मिली नहीं, वो तो हार गए, लेकिन आज भी हम उनकी कीर्ति गाते हैं, क्योंकि 1857 में वो नहीं लड़ते तो 1947 में हम स्वतंत्र नहीं होते। और हरियाणा में बीजेपी की जीत की गूंज महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है, जहां सत्तारूढ़ महायुति उत्साह से लबरेज है, वहीं महाविकास अघाड़ी में सिर फुटव्वल शुरू हो गई। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट के महायुति गठबंधन में नई ऊर्जा भर दी है। महायुति को महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसी जीत की उम्मीद दिख रही है। महायुति के नेताओं ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के झूठ का पर्दाफाश महाराष्ट्र में भी होगा और उसका फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। कांग्रेस को कोसने वाले और अकेले लड़ने की नसीहत देने वाले संजय राउत के बारे में कैबिनेट मंत्री शंभू राजे देसाई का कहना है कि राउत को और यूबीटी को सिर्फ सीएम पद से मतलब है। ये सोचने का वक्त महाविकास आघाड़ी के बाकी लोगों को, बाकी पार्टियों का है कि उबाटा के नेताओं का जो स्टेटमेंट आता है वो महाविकास आघाड़ी को फायदेशीर है, फायदेमंद है, या महाविकास आघाड़ी को डैमेज करने वाला है। बार बार महाविकास आघाड़ी के बाकी पक्षों ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद का या महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व कौन करेगा ये इलेक्शन के बाद तय किया जाएगा, लेकिन फिर भी बार बार
यहाँ पे उबाटा के नेता कहते हैं कि इसके बारे में आप निर्णय लो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद महाविकास अघाड़ी पर तंज कसा। फडणवीस ने कहा कि विपक्षी गठबंधन अभी से बिखरने लगा है। देवेंद्र फडणवीस ने हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद महाविकास अघाड़ी पर हमला करते हुए कहा है कि हम साथ साथ हैं बोलने वाले अब हम आपके हैं कौन बोलने लगे हैं। इस चुनाव ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो फेक नैरेटिव तैयार किया गया था वो ब्रेक हो गया है। आणि त्यामुळे कालपर्यंत आम्ही एकत्रित आहोत म्हणणारे, हम साथ साथ है म्हणणारे, आज आता हम तुम्हारे है कौन कसे म्हणायला लागले ते तुम्हाला पाहायला मिळत आहे। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद शिवसेना यूबीटी की तरफ से निशाना साधा गया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इस पर आपत्ति जताई है। वो कौन से आधार पे उनने लिखा है क्या है, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है हमें क्या पता, लेकिन आज बिल्कुल चर्चा होगी और बिल्कुल चर्चा करेंगे क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को एलिगेशन नहीं लगा सकते। और TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सरकार की प्राथमिकताओं पर बात की और कहा कि ये सरकार जितनी कश्मीर के लिए है उतनी ही जम्मू के लिए भी। सर, आपने परसों एक अच्छी बात की कि रीजनल बैलेंस की, खासतौर पर जम्मू की अगर बात करें, हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस जम्मू रिप्रेजेंटेशन व्हेन वी विल बी गोइंग फॉर न्यू असेंबली? गवर्नमेंट बनने दीजिए, आप हम पे छोड़िए ना, हमारा काम है जम्मू को ये एहसास देना कि वो इस हुकूमत में शामिल हैं और उनकी बात यहाँ तक पहुँचेगी। अब हम इतने ही जम्मू के मतलब हम हुकूमत हैं जितना हम कश्मीर के हैं, हम उतने ही उन लोगों के लिए हुकूमत है जिन्होंने हमें वोट दिया, उतना ही उनके लिए जिन्होंने वोट नहीं दिया। अब अगर हम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने हमारे हक़ में वोट किया तो फिर 70% श्रीनगर शहर की उनके लिए कौन बात करेगा? यहाँ 30% लोगों ने वोट डाला, 70% लोग अपने घर में रहे। क्या उनको हक़ नहीं है कि हुकूमत उनके लिए भी काम करे? तो जिस तरह हमने 70% श्रीनगर के लोगों के लिए काम करना है जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसी तरह हमें जम्मू के लोगों के लिए काम करना है जिन्होंने हमारे हक़ में वोट नहीं डाला। और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका में होगी। बीजेपी ने इसकी कैसी तैयारी की है, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी की ओर से विपक्ष का नेता कौन होगा। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अलगाववादियों का भी साथ लिया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। खुद तो कभी पहुंच ही नहीं सकते थे, लेकिन उनके ABCDF तक पार्टियां थी जो कि कल कोई अलगाववादी थे, कोई प्रो पाकिस्तान थे, उन सब के साथ तालमेल करके वो सरकार बनाने के प्रयास में थे। चुनाव में बीजेपी की सभी सीट जम्मू से मिली है। ऐसे में बीजेपी के लिए विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी CM कविंदर गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। जब हमने टेररिज्म को खत्म किया है, जीरो टॉलरेंस के आधार पर शांति व्यवस्था बनाई है, विकास के काम लगातार केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। बीजेपी अपना अपोजिशन का रोल निभाएगी। जम्मू जो हमारा खित्ता है उसके साथ बेइंसाफी ना हो, इस प्रकार की भी कोशिश की जाएगी और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए जिस प्रकार से विकास कार्य पहले से जारी है, इस प्रकार से अपना रोल अदा करेगी। वहीं हार के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की और कहा कि नौशेरा में भले ही हारा हूं, लेकिन फिर भी नौशेरा की जनता का धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस 6 सीटें जीती, एक सिर्फ जम्मू संभाग में। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से कश्मीर घाटी में जीती और दोनों सरकारें बना रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं हो पा रही है। चूंकि जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, इसलिए जो नई सरकार जम्मू कश्मीर की बनेगी, जम्मू रीजन का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व नई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक करेंगे, हम करेंगे। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। मोदी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। राशन की दुकानों में अब 45 चावल मिलेगा।
गरीब वंचित वर्ग की महिलाओं और बच्चों को इससे फायदा होगा। 2028 तक योजना जारी रहेगी। गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेल्थ कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी की जाएगी। राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर 2280 किलोमीटर की सड़कें भी बनेंगी। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोड़ 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एंड दिस विल बी 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और विशेषकर जो हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा। राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें 2280 किलोमीटर्स नए रोड नेटवर्क का डेवलप करने का आज निर्णय लिया गया। और दिल्ली में दुर्गा पूजा के मौके पर TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया की धूम मची है। देश के सबसे बड़े लाइफस्टाइल एक्सपो को देखने के लिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली में TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया में लोगों का उत्साह देखने लायक है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ रही है। TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का सेकेंड एडिशन। सामने देखिए आप तस्वीरों में कि किस तरीके से माता रानी के भव्य पंडाल का शुभारंभ हो चुका है। तो आप अगले कुछ दिनों तक यहाँ माता रानी के दर्शन के साथ साथ अन्य चीजों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया दिल्ली के सबसे ऊंचे दुर्गा पूजा पंडाल की मेजबानी कर रहा है। यहाँ दुर्गा पूजा के सार को उसकी पूरी महिमा के साथ दिखाया और बताया जा रहा है। जीवंत मूर्तियां, जीवंत सजावट और भक्ति संगीत लोगों को लुभा रहा है। भक्ति की भावनाओं से सबको ओतप्रोत कर रहा है। यह उत्सव बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंस और मनोरंजन के यादगार पलों का अवसर लेकर आया है।